तो उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत उच्च अधिगम संस्थाएं जो हमारी हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप था, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम जो हुए, और व्यवसायिक, तकनीकी, कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य हमने पढ़ा, जब टीचिंग हमने पढ़ा था तो शिक्षा के उद्देश्यों की बात हमने वहां पर की थी। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी भी शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, वो क्या कहलाता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। मतलब ठीक है, कोई भी शिक्षार्थी है उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शिक्षा विद्यार्थियों का विशेष ज्ञान और कौशल के प्रचार के माध्यम से क्या करती है, राष्ट्रीय विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो शिक्षण के प्रमुख अगर बात करें, अधिगम कौन से हैं, चार स्तंभ कौन, शिक्षण के स्तंभ कौन से हैं, तो चार प्रमुख स्तंभ हैं शिक्षण के, अधिगम के, सॉरी, 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, 4 अधिगम के प्रमुख स्तंभ हैं। उनमें से कौन कौन से, संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को के अनुसार, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक संगठन, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है, उसके अनुसार शिक्षा अधिगम के या शिक्षा के 4 स्तंभ है। कौन कौन से, तो एक तो लर्निंग टू नो, पहला क्या होता है, जानकारी के लिए सीखना, कोई भी चीज है हम जानकारी के लिए उसको सीखते हैं। दूसरा लर्निंग टू डू, जानकारी के लिए सीखने का मतलब कि जो संसार की जटिलताओं को समझना, भविष्य में सीखने के लिए आधार प्रदान करना। ठीक है, दूसरा है लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखना, हम कुछ करने के लिए ऐसा कौशल हम प्राप्त करते हैं जिसका मतलब व्यक्ति प्रभावी ढंग से, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में भाग लेने के योग्य हो जाए, सक्षम हो जाए, कुछ कर सके, तो हम कुछ करने के लिए वो सीखता है। दूसरा है लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए सीखते हैं। ठीक है, दूसरा शिक्षा का तीसरा स्तंभ क्या हुआ कि हम सामाजिक कौशल का विकास होता है, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर की क्षमता का विस्तारीकरण हो सके, हम कुछ बन सके, इसलिए हम कोई कार्य सीखते हैं, कोई चीज सीखते हैं। और चौथा क्या हुआ, लर्निंग टू लाइव टुगेदर, साथ रहने के लिए, मानव अधिकार जैसे है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों आदि का बोध कराने के लिए हम लर्निंग टू लाइव टुगेदर, यानी साथ रहने के लिए शिक्षा सीखते हैं। तो ये शिक्षण के यूनेस्को के अनुसार अधिगम के 4 स्तंभ माने गए। पहला जानकारी के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना, और साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, तो शिक्षण के प्रकारों की बात करें तो एक होती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है क्या है, उसी आधार पे जो हम एक परंपरागत शिक्षा प्रणाली जो चल रही है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई। ठीक है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 45 ये निर्देशित करता है कि सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा केंद्र और राज्य का संयुक्त उत्तरदायित्व हो। ठीक है, ये भारत का समाज के संविधान में मतलब वर्णित है। तो अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है, औपचारिक शिक्षा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया, और उसी में यह लिखा गया कि सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा केंद्र और राज्य का संयुक्त उत्तरदायित्व। ठीक है, तो जीवन के सभी चरणों के कहते हैं उद्देश्य समान नहीं हो सकते हैं। तो इसी तथ्य का अनुसरण करते हुए हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, 3 उसमें बांटी गई। एक प्राथमिक शिक्षा प्रणाली, ठीक है, जो औपचारिक शिक्षा है वो 3 तरह से, वो एक प्राथमिक शिक्षा प्रणाली हो गई, दूसरी माध्यमिक हो गई, और तीसरी तृतीयक। ठीक है, तो तृतीयक 3 तरह की शिक्षा हो गई। तो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो जो हमारा एक तरह से अभी हमारा जो क्लास है, नेट को परीक्षा को ध्यान में रख के क्लास चल रहा है। ठीक है, तो अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो उसको देखते हुए जो नेट की विशेष पद्धति के अनुसार हमें मूलभूत जानकारी प्राथमिक और माध्यमिक की रखनी है, और अधिक से अधिक जानकारी हमें तृतीयक की रखनी है, यानी उच्च शिक्षण के बारे में हम बात करेंगे।
तो प्राथमिक और माध्यमिक को समझते हुए उच्च शिक्षा पर डिटेल में चलेंगे। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा क्या है? प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के बुनियादी कौशल जैसे कि वो भाषा का ज्ञान करना, उसको साक्षरता का ज्ञान होना, गणना सीखना, है ना, जो भी सामाजिक नियम है, ये सारे नियम हम प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में, हम प्राथमिक शिक्षा में हम सीखते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या, इस शुरुआत के जब यानी कहते हैं ना कि जब नींव मजबूत होती है तो आगे भविष्य में वो अच्छा नागरिक बन सकता है। तो ये हमारा प्राथमिक शिक्षा का दृष्टिकोण छात्र केंद्रित रहता है। ठीक है, छात्र, इसका मूल भारत में प्राथमिक शिक्षा 1ली से 5वीं तक की जो कक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा के तहत आती है। ठीक है, और ये क्या है, अनिवार्य है हमारे यहाँ और निःशुल्क भी है। ठीक है, प्राथमिक से 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा है वो अनिवार्य और निःशुल्क है। और अनुच्छेद 21 का के तहत परिणामी विधान का ये प्रतिनिधित्व करता है। मतलब औपचारिक स्कूल जो कुछ अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करते हैं, संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता प्रदान करने वाली प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है उस शिक्षा को ग्रहण करने का। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 का में कहते हैं। तो अनुच्छेद 21 का आरटीआई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 21 के का और आरटीआई अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1910 को ये नियम लागू हुआ था। तो प्राथमिक शिक्षा में हमारी जो भी लक्ष्य है वो क्या है? छात्र को बुनियादी चीजें सिखाना, उसकी उसे भाषा का ज्ञान कराना, उसे गणना सिखाना, है ना, उसके व्यवहार में सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, कैसे बैठना है, कैसे उठना, इन सारी चीजों का हम ज्ञान प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में कराते हैं। तो वर्ष 2020 में जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिनको कहते हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आता है। तो इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत भारत ने स्वयं को 2015 तक के लिए प्रतिबद्ध किया था कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे सभी के लिए शिक्षण, लेकिन दुर्भाग्यवश इस 2015 तक के लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाए। और अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ उसके तहत ये लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने को निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, 2015 में जो 2015 तक का जो लक्ष्य रखा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट में वो हम नहीं पूरा कर पाए, और अब ये लक्ष्य बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 2030 तक रख दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य रूप से 2 पहलुओं पर बल दिया गया। क्या कहा गया? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सार्वभौमिक नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, यानी 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है ये जो उनको प्रदान करनी चाहिए, की जानी चाहिए, और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। ये 2 बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई। दूसरी बात आती है माध्यमिक शिक्षा प्रणाली। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा छात्रों को ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण छात्रों का विकसित करने के लिए एक हमें मंच प्रदान करती है। ठीक है, यानी जब 5वीं के बाद विद्यार्थी 6वीं से लेकर यानी कि जो शिक्षा है वो जो आगे चलेगी वो हमारी माध्यमिक के तहत आएगी। ठीक है, तो इसको ये अपने उनको विद्यार्थियों को संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकारों को समझने का अवसर प्रदान करती है, और उनके अंदर एक तर्कशील दृष्टिकोण इस शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में विकसित होता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा छात्रों का परिचय विज्ञान से, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, व्यवसायिक संकायों से कराती है, और माध्यमिक शिक्षा कक्षा यानी ग्रेड 9 से 12 तक की है। माध्यमिक स्कूलों को संबंधित केंद्रीय या राज्य बोर्डों से होता है। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर के जो को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक सामान्य यानी 9वीं और 10वीं स्टैंडर्ड, और एक उच्च माध्यमिक, और जिसको हम 11वीं और 12वीं के तहत कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की माध्यमिक शिक्षा हमारी होती है। तो हम इसको ऐसे कुछ समझ सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से लेकर के 5वीं तक की। ठीक है, उच्च प्राथमिक जो हो गई वो 6 से लेकर 8वीं तक हो गई, वो उच्च प्राथमिक हो गई, यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक हम प्राथमिक में ही आते हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। और माध्यमिक शिक्षा में क्या आता है? 9th और 12th माध्यमिक कक्षा, और उच्च माध्यमिक में आ गया 11th और 12th। ठीक है, तो ये हो गया 10वीं और 9वीं 10वीं इसमें आ गया, 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक में आ गया। अब बात आती है तृतीयक शिक्षा। इसके अलावा जो शिक्षा हुआ 12th के बाद की जो शिक्षा हुई वो हमारी तृतीयक शिक्षा प्रणाली में आई। तृतीयक में
दो भाग हुए तृतीयक के, एक उच्च यानी उच्चतम शिक्षा और एक वृत्तक शिक्षा और प्रशिक्षण। मतलब इसमें जो होता है उच्च शिक्षा में क्या होता है, एक सामान्य शिक्षण होती है, शिक्षा होती है, दूसरी व्यवसायिक होती है। सामान्य के तहत हम विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और व्यवसायिक के तहत हम अभियांत्रिकी हो गया, इंजीनियरिंग, इसको कहते हैं चिकित्सा और वास्तुकला, इन चीजों को हम ये व्यवसायिक शिक्षण के तहत आ गए, ठीक है। ये हमारे उच्च शिक्षा में आते हैं। और वृत्तक शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या आता है, परंपरागत के तहत हमारे जो हो गए वोकेशनल कोर्स, IIT हो गया, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम हो गया, IT कंप्यूटर प्रशिक्षण, ये हमारा क्या हो गया, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र हो गया वृत्तक। और एक नए उभरते वृत्त, मतलब इसमें क्या, जो ये तो परंपरागत शिक्षा है जो हमारे शुरू से प्रदान की जा रही है, ITI पॉलिटेक्निक, ठीक है। दूसरा हो गया पर्यटन, अब जो नए कोर्सेज में आ गए उनमें आ गए पर्यटन हो गया, विमानन हो गया, आतिथ्य, खुदरा, ये सारे नए विषय जो उसमें जोड़े गए, ठीक है। तो ये हमारी तृतीयक शिक्षा इन भागों में विभक्त है। तो तृतीयक की बात करें सीधे से, तो माध्यमिक और प्राथमिक के बाद शिक्षा का तीसरा स्तर तृतीयक शिक्षा प्रणाली, ठीक है, जो प्रायः ऐच्छिक होता है। ये हमारे लिए, हमारे यहाँ ये अनिवार्य नहीं है। तृतीयक जो है उच्च शिक्षा प्रणाली जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, अनिवार्य नहीं है, ये हमारे लिए ऐच्छिक होता है। छात्र की इच्छा है तो वो उस पे उसको अध्ययन करता है, उस पर शिक्षा ग्रहण करता है, नहीं है तो नहीं भी करता है। तो भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, जो कि अब क्या बन गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में किस मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, शिक्षा मंत्रालय। जी, शिक्षा मंत्रालय। आप भी हैं क्या क्लास में? जी मैम। आप भी हैं क्या क्लास में? जी मैम, आज हम कॉपी चेक करने नहीं गए। हाँ, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर इधर बैठ गए। अरे तो आज वहां पे क्लोज था, BTC की कॉपी में ड्यूटी लगी थी चेक करने। चलिए, हाँ, तो भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, अब वो बन गया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उस शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा को दो प्रकार से परिभाषित करता है। ये 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा के अध्ययन या समकक्ष अध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है। पूर्णकालिक शिक्षण कोर्स की न्यूनतम अवधि 9 माह की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि ये 10 वर्ष की स्कूल की शिक्षा और न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का कोर्स होता है, ये तृतीयक शिक्षा जो हमारा उच्च शिक्षण कहलाता है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता के 3 मुख्य स्तर होते हैं। एक होता है पूर्व स्नातक स्तर, हम सभी जानते हैं जिन चीजों को, अंडर ग्रेजुएट लेवल, स्नातक की उपाधि के लिए। दूसरा स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और तीसरा रिसर्च यानी PhD, फेलोशिप या पोस्ट या डॉक्टरेट के लिए, ठीक है, तीसरा स्तर होता है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा संस्थान डिप्लोमा प्रदान करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, अन्य से जो भी डिप्लोमा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रणाली, इनके बाद आगे बात करेंगे। तो अब हम पहले शुरुआत करेंगे कि भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे। भारत में प्राचीन शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा की जो प्राचीन प्रणाली थी उसकी बात करेंगे, प्राथमिक प्रणाली नहीं, उच्च शिक्षा में जो प्राचीन काल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी बात करेंगे। तो वैदिक युग से शिक्षा का प्रारंभ, शुरुआत होती है भारत में शिक्षा प्रणाली की, जिसमें से वेदों, ब्राह्मण, उपनिषदों आदि का ज्ञान प्राचीन ऋषियों के द्वारा हम प्राप्त करते थे। और संसार का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, 700 ईसा पूर्व तक्षशिला में स्थापित किया गया था, ठीक है। तक्षशिला, नालंदा, ये सब बहुत परीक्षाओं में, नेट में पूछे बहुत जाते हैं। तो संसार का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व तक्षशिला में स्थापित किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थापित किया गया था, ठीक है। तो तक्षशिला 700 ईसा पूर्व और नालंदा 4वीं शताब्दी के आसपास स्थापित, 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था ईसा पूर्व। तो भारत में कई भारतीय विद्वान, चरक हो गए, आर्यभट्ट हो गए, सुश्रुत, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, वात्स्यायन, है ना, ये सभी जो विद्वान हुए, ये सभी विद्वान, इन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन, चिकित्सा, मतलब इन सभी प्रौद्योगिकी से क्षेत्रों में ज्ञान के उद्गम में और वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों ने दिया। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जहां प्राचीन संस्कृति का संरक्षण किया,
तो सांस्कृतिक एकता को भी हमारी शिक्षा प्रणाली में बढ़ावा मिला। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा परंपरा में आत्मज्ञान के लिए क्या होती थी, शिक्षा गुरु और शिष्य का पिता तुल्य संबंध होता था। शिक्षा काल में ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या में जीवन होता था। निःशुल्क शिक्षा और बौद्धिक स्वातंत्र आदि भावों की प्रधानता थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया की सभी शिक्षा प्रणालियों के लिए, विशेष रूप से एशिया की बात करें और यूरोप के लिए क्या था, एक प्रेरणा का स्रोत था। ठीक है, तो यहाँ के विश्वविद्यालयों में जो नालंदा हुए, तक्षशिला हुए, इनमें क्या था, विदेशों से भी आकर के छात्र अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के आगमन के दौरान बात करें तो बौद्ध धर्म के आगमन के दौरान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए सारनाथ विश्वविद्यालय उस समय अधिगम का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, और अजंता भी अधिगम की कला, वास्तुकला और चित्रकारी का एक महान केंद्र था। और यहाँ वर्णन योग्य यह है कि मतलब 2006 में बात की, सिंगापुर, चीन, भारत और जापान, कुछ अन्य देशों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो 2006 में ये बात आई कि सिंगापुर, चीन, भारत और जापान और कुछ अन्य देशों ने मिलकर ये बात उठाई कि क्यों ना नालंदा को फिर से स्थापित किया जाए। मध्यकाल में लाहौर, दिल्ली, रामपुर, जौनपुर, बीरपुर, इन सभी प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र थे, ये सारी जगह। और मुगल शिक्षा प्रणाली जहां प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण का केंद्र थे, वहीं फतेहपुर सीकरी हो गया, आगरा, दिल्ली और अन्य स्थानों पर कॉलेजों की इसकी स्थापना की गई। हिंदू दर्शन शास्त्र पर आधारित शिक्षा प्रणाली भी साथ साथ चलती रही। तो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली की जब हम बात करते हैं, तो भारत में जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली, ठीक है, और अन्य तरह जो भी शिक्षा प्रणाली हुई, वैदिक शिक्षा हुई, उनकी बात करेंगे। तो हमारी शिक्षा पद्धति का प्राचीन भारत में शिक्षा की उपयोगिता और उसके गुणों को हम अगर समझ ले तो उसकी उपयोगिता को हम समझ लेंगे कि उसका वास्तविक महत्व क्या था प्राचीन काल में शिक्षा की। हमारी सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक और महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में जानी जाती है और शिक्षा पद्धति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसमें भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान की संभावनाएं थी। हमारे यहाँ की शिक्षा थी वो कैसी थी, भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान करती थी, जिसके बल पर हम अपने उत्तरदायित्वों का विधिवत निर्वाह भी करते थे और वैदिक युग से ही इसे प्रकाश का स्रोत माना गया। तो वैदिक काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में दर्शनवाद, संस्कृति, मतवाद, समाज एक ही बिंदु पर टिके हुए थे, और जबकि पाश्चात्य व्यवस्था में क्या था, इन सारी चीजों में अंतर था। ठीक है, तो शिक्षा या विद्या को सदैव क्या माना गया, हमारे वहां वैदिक काल में मोक्ष का साधन माना गया। सा विद्या या विमुक्तये, सुभाषित रत्न भंडार के अनुसार अगर हम कहें तो जीवन की समस्त कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने वाले ज्ञान रूपी नेत्र जिसे प्राप्त नहीं वो वस्तुतः अंधा है, ऐसे हमारा ये सुभाषित में वर्णित है। ठीक है, तो ये हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, तो इसमें प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो विद्या जो बताते थे प्राचीन काल की शिक्षा में, तो इसको यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, शिक्षा का जो उस समय देखो शिक्षा का जो उद्देश्य था सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। ठीक है, मनुष्य के चरित्र का भी निर्माण करना, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना भी उस वैदिक काल के शिक्षण का उद्देश्य था। तो उस समय दो तरह का ज्ञान प्राप्त होता था वैदिक काल में। एक होता था परा किसको कहा गया, एक ऐसा ज्ञान जो हमें वेदों से प्राप्त होता था। जो हमें वेदों से प्राप्त होता है ज्ञान उच्चतर और आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता था, वो हमारा परा कहलाया। ठीक है, अब परा क्या है, जो हमें जीवन से मिला, जो हमने अपने जीवन से सीखा। ठीक है, निम्न और धर्म निरपेक्ष जो ज्ञान है वो हमारा क्या कहलाया, अपरा कहलाया। ठीक है, तो परा और अपरा ये शब्दावलियां थोड़ी अलग हैं, इसलिए इनको अंडरलाइन किया, इनको याद भी रखिएगा। परा जो ऐसा ज्ञान जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ, उच्चतर कहलाता था और आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान कहलाता था। अपरा जो हमें जीवन से हम सीखते थे, निम्न और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान था। ठीक है, तो वो हमारा अपरा कहलाया। तो शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम है और अध्यापक भी उस व्यक्ति को माना गया जो सदैव विद्यार्थी बना रहा, जो जीवन भर विद्यार्थी रहा, जो कुछ न कुछ जीवन भर सीखने के लिए लालायित रहा, उसके अंदर जिज्ञासा रही सीखने की, वही अध्यापक सच्चा हो सकता है। तो मूल रूप से शिक्षा प्रक्रिया में तीन बुनियादी चीजें शामिल थी उस समय।
एक था, अब ये भी शब्दावली ध्यान रखना, श्रवण। श्रवण क्या था? श्रुति, यानी श्रवण के द्वारा सुन करके ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था श्रवण कहलाई। मनन, मनन मतलब विद्यार्थियों के लिए संज्ञानात्मक ज्ञान जो हम कह सकते हैं, मतलब जिसको विद्यार्थी स्वयं सुनते थे और उसका स्वयं मनन करते थे। मनन मतलब विश्लेषण करना, उसका चिंतन करना, ठीक है, वो क्या कहलाता था? मनन करते थे, उसको मनन कहलाया। यानी जो शिक्षक ने सिखाया, ठीक है, जो उसको उन्होंने खुद ग्रहण किया और स्वयं उसके बारे में चिंतन किया, विश्लेषण किया और उसके विषय में अपना एक निष्कर्ष दिया, वो हमारा मनन कहलाया। ठीक है। तीसरा था निध्यासन। निध्यासन क्या है? सत्य की समझ और उसे वास्तविक जीवन में लागू करना निध्यासन कहलाता। ठीक है, यानी इस ज्ञान को हमने से जो जिस सत्य की समझ हुई हमें, जो हमने सीखा, जिस सत्य का हमें ज्ञान हुआ, उस सत्य को हम अपने वास्तविक जीवन में जब लागू करें, जब वो विद्यार्थी लागू करता था तो वो निध्यासन कहलाता था। ठीक है, तो परा, अपरा, श्रवण, मनन, निध्यासन, ये शब्दावलियां विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा के तहत क्या होता था, ये चीजें यहां से देखते हैं। इसके तहत वैदिक शिक्षा के तहत शब्द जो थे, शब्दों को क्या कहा जाता? पढ़ा या अक्षर। पढ़ा भी कहा जाता था शब्द और या अक्षर। ठीक है, इनके सही उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था वैदिक शिक्षा में। जो शब्दों की, जिनको पढ़ा कहा जाता था या अक्षर भी कहा जाता था, इन्हीं के उच्चारण पर बल दिया जाता था। भारतीय ऋषियों ने स्वयं को सुपात्र समझकर संसार और आध्यात्मिक शक्तियों के अध्ययन के लिए समर्पित किया और उनके अनुसार अपने जीवन को उन्होंने ढाला भी। ठीक है, तो छात्रों का प्रवेश जो होता था, तो यहाँ से तमाम तरह के क्वेश्चन निकलते हैं कि उपनयन क्या है ना, उनको क्या कहा गया वैदिक काल में। तो ये सारी चीजें, ये चीजें जरूर समझ लीजिएगा। तो छात्रों का जो प्रवेश होता था औपचारिक समारोह में उपनयन यानी दीक्षा के द्वारा, उपनयन को क्या कहा गया? दीक्षा, जिसको हम लोग आज के समय में एडमिशन कहते हैं। तो छात्रों का जो प्रवेश होता था, औपचारिक एक समारोह होता था जिसको उपनयन या दीक्षा कहा जाता था, उसमें उसके माध्यम से वैदिक काल में छात्र का प्रवेश होता था शिक्षार्थी जीवन में। और ये उसको फिर ये कहा जाता था कि गुरु के घर उसका नया जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, इसलिए उसको द्विज कहा गया। द्विज मतलब 2 बार जन्म का। ठीक है, इसलिए उसको वहां पर क्या कहा गया? द्विज कहा गया। ठीक है, शिक्षा 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी और उसको विद्या आरंभ नाम का एक समारोह होता था। वहां से शिक्षा 5 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती थी। तो क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस वर्ष से होता था, कितने वर्ष से होता था? तो 5 वर्ष की आयु में होता था, जिसको विद्या आरंभ नामक एक समारोह से शिक्षा की शुरुआत होती थी, प्रारंभ होता था। और प्रवेश कब होता था? उपनयन नामक एक या दीक्षा नाम का समारोह था, उससे उसका प्रवेश होता था। ठीक है, यहाँ अक्षर सीखना और देवी सरस्वती की पूजा करना भी सम्मिलित होता था। उसके बाद उपनयन समारोह 8 से 12 साल की उम्र के बीच शुरू होता है। इसी वैदिक शिक्षा में उपनयन समारोह 8 से 12 साल की उम्र के बीच, और उसे फिर उसके बाद उसको ब्रह्मचारी कहा गया, ब्रह्मचारिण जिसको कहते हैं। ठीक है, उपनयन के बाद उस छात्र को क्या, पहले उसको जब एडमिशन के बाद, प्रवेश के बाद जब शिक्षा प्रारंभ होती तो उसको द्विज कहा गया, विद्या है ना, यानी उसको द्विज कहा गया। जब उसका 8 वर्ष के बाद उपनयन होता, संस्कार होता है, तो उसको ब्रह्मचारी कहा गया। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद एक ब्रह्मचारी क्या बन जाता था? गृहस्थ बनने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती थी शिक्षा की। महिलाओं के लिए भी उच्च स्तर की शिक्षा थी वैदिक काल में। ऐसा नहीं था कि महिलाएं शिक्षा नहीं प्राप्त करती थी, वहां भी शिक्षा की व्यवस्था थी। वे घर में संगीत नृत्य सीख सकती थी। उन्हें उपनयन समारोह से उन्हें भी गुजरना पड़ता था, महिलाओं को भी। ठीक है, और धर्म और सदाचार और यह कर्तव्य, आदर्शों, प्रथाओं और आचरण का संयोजन था। ये यहाँ पर वैदिक काल की जो शिक्षा थी, यानी आदर्श थे, प्रथाएं थे, आचरण थे, इन सबका संयोजन ये शिक्षा थी। उन्हें मानव जाति के सुपम बोनम के आदर्श के समर्पण के साथ उनके कर्तव्यों की पहचान कराई जाती थी। ठीक है, और यहाँ शिक्षा का जो उद्देश्य होता था, चित्त वृत्ति निरोधा माना गया, मतलब जिसको संसार की मानसिक यथार्थपूर्ण गतिविधियों का सम्मिश्रण होता था। ठीक है, तो वास्तविक उनके चरित्र का निर्माण करना, उनको आदर्शों के योग्य बनाना,
और उनके अंदर उन आचरणों को प्रस्तुत करना, उस आचरण के योग्य बनाना जो उस समय उस काल में प्रचलित थे। ठीक है, तो ये वैदिक काल की शिक्षा का स्वरूप था। अब 4 प्रकार के वेद होते थे, सभी हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में भाषाओं और मानवता का सर्वप्रथम कार्य है और इसमें सादा जीवन, उच्च विचार की भावना वर्णित है। 1018 सूक्त है इसमें। सामवेद का अर्थ है ऋग्वेद के छंदों का संग्रह, भगवान के काम में लोगों की भागीदारी सामवेद में। यजुर्वेद गद्य मंत्रों का संग्रह था और यज्ञ के अवसर पर भजनों का उच्चारण मुख्य रूप से पुजारी के आदेश के द्वारा किया जाता था। अथर्ववेद समय के कारण अथर्ववेद नामक चौथे वेद को मान्यता दी गई और इसमें भी सामग्री में अधिक मतलब जहां भी ये सामग्री में अधिक मूल है और अधिकांश रूप से मंत्रों में ऋग्वेद से ही अनुकूलित नहीं किया, मतलब इसकी जो सामग्री है कुछ हद तक मूल रूप में ही ली गई है, किसी दूसरे वेदों से नहीं ली गई। तो ये 4 तरह के वेद उस समय प्रचलित थे जो लोगों को पढ़ाए जाते थे, छात्रों को जिनको पढ़ना होता था। ठीक है, तो वेदों को 2 भाग होते थे, 2 तरह की शिक्षा होती थी, एक प्रारंभिक वेद और पूर्व वेदांत। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जब अधिकांश ऋग्वेद की रचना की गई। एक मिनट जरा दीजिए। तो प्रारंभिक वेद और पूर्व वेदांत। ठीक है, जब अधिकांश ऋग्वेद की रचना की गई वो प्रारंभिक वेद काल कहलाया और जब पूर्व वेदांत शेष वेदों की रचना की गई वो पूर्व वेदांत कहलाया। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा भी 3 प्रकार के संस्थानों में दी जाती थी। कौन कौन से? गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन। 3 तरह के संस्थानों में वैदिक शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुलों में होती थी, परिषदों में और सम्मेलन में। छात्र का पहला पाठ संध्या और फिर गायत्री का पाठ उनको पढ़ाया जाता था। वैदिक साहित्य की रचना हुई 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईसा पूर्व के आसपास और उसके पश्चात सूत्र साहित्य की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद वैदिक साहित्य का जब प्रचार प्रसार हुआ उनकी देखभाल के लिए संस्थानों की स्थापना हुई और इसने सूत्र यानी धर्म सूत्र साहित्य को सामाजिक आचरण के महान सिद्धांतों के साथ अस्तित्व में लाया गया। पतंजलि का योग हो गया, गौतम का न्याय दर्शन हो गया, मीमांसा शास्त्र हो गया, ये सभी इसी के उत्पाद माने जाते हैं। इनके अलावा जीवन के उचित मार्गदर्शन के लिए स्मृति लिखा गया और इस सूत्र काल को उपनिषद काल कहा गया। ठीक है, तो ये तो हुई वैदिक शिक्षा का प्रमुख स्थिति। और उसके बाद बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म में अधिगम के प्रति उदार दृष्टिकोण था, सीखने के प्रति। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने बड़े पैमाने पर भक्तों के लिए शिक्षा की आवश्यकता का एहसास किया और शिक्षा का विस्तार हुआ। जो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी वो कहाँ होती थी? मठों और विहारों में होती थी। वैदिक धर्म की शिक्षा कहाँ होती थी? गुरुकुलों और परिषदों में होती थी। ठीक है, इनकी मठों और विहारों में इनके स्थापित किए गए बौद्ध विहार देखा होगा, नाम सुना। तो इन मठों में से कई शिक्षा के पूर्ण केंद्र बन जाते थे और जहां पर भिक्षु और भिक्षुणी, ठीक है, वहां ब्रह्मचारिणी कहा गया, यहाँ भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया। सामान्य जन और विदेशियों तक को शिक्षा प्राप्ति करने का यहाँ अवसर दिया गया। ठीक है, और नतीजा क्या हुआ कि नालंदा और तक्षशिला जैसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों को विकसित किया गया यहाँ पर। ठीक है, और इन्हें लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर प्रबंधित भी किया गया था। हजारों शिक्षक नियुक्त किए गए, कई एशियाई देशों के भी यहाँ पर आए छात्र। सांस्कृतिक संबंध मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों में कार्य प्रणाली के कारण सैकड़ों वर्ष पहले सांस्कृतिक संबंध लोगों से विद्यमान हुए। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ 8 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी शिक्षा शुरू कर देगा। वैदिक काल में क्या है, 5 वर्ष में शिक्षा प्रारंभ होती है, लेकिन बौद्ध काल में क्या होती है, बौद्ध धर्म में 8 वर्ष की आयु का बच्चा शिक्षा शुरू कर देगा। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। सभी जातियों के लिए ये था
वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ठीक है, वैदिक शिक्षा में दीक्षा समारोह के बाद उनकी शिक्षा भिक्षु के रूप में आरंभ होती थी, उनकी शिक्षा ब्रह्मचारिणी के रूप में आरंभ होती थी। दीक्षा के बाद उनको द्विज कहा गया, उसके बाद उपनयन के बाद ब्रह्मचारी कहा गया। ठीक है, यहाँ भिक्षु के रूप में आरंभ होती थी और इनको तब वहां उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया, चारी कहा गया, यहाँ श्रमण कहा गया। वैदिक काल में क्या कहा गया, श्रमण कहा जाता था। और पाली भाषा में व्यावसायिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली के अध्ययन के जो मुख्य विषय थे, सुत्त, विनय और अभिधम। अभिधम, ये तीन चीजें थी वैदिक काल में शिक्षण के। जैसे वहां ऋग्वेद 4 वेदों थे, यहाँ पर ये सुत्त, विनय और अभिधम थे। बौद्ध धर्म के तुलनात्मक ज्ञान के लिए सभी 18 विद्यालयों के कार्य हेतु विद्याएं, शब्द विद्या और चिकित्सा विद्या आदि वेदों का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म में हेतु विद्या, शब्द विद्या और चिकित्सा विद्या, ये और आदि इन सारी चीजों का अध्ययन कराया जाता था। और लिखने की कला भारत में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी वैदिक काल में, बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस काल की शिक्षा प्रणाली में और चीजें थोड़ा समझ लेते हैं। ये सभी संप्रदायों के लिए अध्ययन की यहाँ समान योजना थी। और बौद्ध धर्म में जो विषय थे वो क्या थे, कानून यानी धर्मशास्त्र का ज्ञान, अंक गणित, नैतिकता, कला और वास्तुकला, सैन्य विज्ञान, प्रदर्शन कला, ये सारे विषय बौद्ध काल में थे। अब परीक्षाएं और उपाधियों की बात करें तो वैदिक काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। ठीक है, सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछ लेते थे। गुरु ने जो सिखाया वही मौखिक रूप से प्रश्न कर लिया, वही प्रश्न परीक्षा हो गई। किसी शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया अथवा नहीं, उसके बाद उन्हें क्या होता था, जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था छात्रों को। वे विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर उनको सफल घोषित कर देते थे। ये परीक्षा होती थी। ठीक है, और वैदिक काल में असफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती थी। और जो छात्र गुरुकुलों का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेता था, उसे स्नातक की उपाधि मिलती थी। यानी एक वेद का अध्ययन या 12 वर्ष और या एक वेद का अध्ययन, स्नातक की उपाधि। 24 वर्ष 2 वेदों का अध्ययन, वसु की उपाधि। 36 वर्ष 3 वेदों का, किन्हीं भी कोई भी 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था, उन्हें रुद्र की उपाधि। और 48 वर्ष में जो 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो ये 4 तरह की उपाधियां थी, स्नातक, वशु, रुद्र और आदित्य। ठीक है, जो वेदों के अध्ययन से संबंधित थी। शिक्षा का उद्देश्य क्या था, प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा का जो उद्देश्य था, चरित्र का निर्माण में योगदान करना। ठीक है, उसके आचरण निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, तो उनको महापुरुषों के का ज्ञान दिया जाता था, उनके जैसा बनने के लिए प्रेरणा दी जाती थी। संपूर्ण सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, ये भी उद्देश्य था वैदिक काल की शिक्षा का। नागरिकों का तथा सामाजिक कर्तव्यों का बोध। ठीक है, सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराना उनको शिक्षा का उद्देश्य था। संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना। शिक्षा संस्कृति के मतलब इनका उद्देश्य क्या था, वैदिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखना। ठीक है, और इसके लिए उसकी व्यवस्था की गई। और वैदिक शिक्षा का जो उद्देश्य था अन्य था कि निष्ठा और धार्मिकता का संचार करना, कि भारत की संस्कृत ने सभी पहलुओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया। शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित थी भारत की। तो इन सारी चीजों का, धार्मिकता का संचार करना, ये सारी चीजें इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब वैदिक काल में शिक्षा के पाठ्यक्रम जो होते थे, वैदिक साहित्य 9 या 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता था। ठीक है, अभी हमने सुना वैदिक साहित्य का अध्ययन। और यही उपनयन का भी समय, 8 वर्ष की जो बात की, 8 वर्ष की अवस्था में ये उपनयन का जो समय था। और उत्तर वैदिक युग में जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वे शिक्षा के विषय बन गए। वेदों के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो क्या बन गए, शिक्षा के विषय वही बन गए। जैसे उपनिषदों तथा सूत्रों के युग में पद पाठ, कर्म पाठ, जटा पाठ, घन पाठ, ये वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता था। और वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वो था शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यही इनके विषय भी हुआ करते थे शिक्षा के। ठीक है, और इनके जो अन्य विषय थे
गायन, वादन, चित्रकला, गणना, नृत्य, है ना, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य भी था, चिकित्सा विधि, प्रशासनिक, धनुर्विद्या, जादूगरी, सर्प विद्या, ये सारी चीजें यहाँ पर इनके विषय के रूप में सम्मिलित थी। वात्स्यायन के काम सूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ भी 64 कलाओं का भी उल्लेख इन सारी चीजों को, मतलब यही सारे इस काल के विषय हुए। ठीक है, तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विधाएं, ठीक है, और 18 शिल्प, 64 कलाएं, इतनी चीजें सम्मिलित थी। ठीक है, 14 विधाओं से तात्पर्य हो गया 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और तर्क, ये मिलाकर के हो गए 14 विधाएं। ठीक है, तो इतनी चीजें इसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित थी। ह्वेनसांग और अलबरूनी के विवरण से ये पता चलता है कि व्याकरण और ज्योतिष की शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था उस समय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, समय 1-2 मिनट बचा है। कल की क्लास में गुरुकुल पद्धति क्या होती है और इसके बाद आगे का जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, जो उस समय प्रशिक्षण संस्थान जो होते थे उनकी बात करेंगे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, इन विश्वविद्यालयों की बात करेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में लेने की कोशिश की, बाकी आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है 2 मिनट में, और या किसी को ऐसा लगा हो कि कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कुछ ओवर हो गया, तो भी बता सकते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, हेलो, देखिए